अचानक से जियांगमू के उसे किस करने पे जाओ बोलता है तुम्हें तो सच में चढ़ गई है। ये सुनकर वो दोबारा उसे किस कर लेती है तो जाओ भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। तभी सब मोमो को आवाज लगा रहे होते हैं। जब वो सेंस में आती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके फेस को रोया हुआ देखकर सनलाई जिनजाओ से कहता है क्या तुमने फिर से इसे डांटा। पर वो चुपचाप जियांगमू के बगल बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी हाइकिंग पे चलने की बात कर रहे होते हैं पर नाना जियांगमू के फेस को लाल देखकर जूस बढ़ाती है। लेकिन उसके एक हाथ में तो चिकन होता है और दूसरा जाओ पकड़ा हुआ था। सो वो जूस लेकर मोमो से पूछता है पीना है क्या। वो कहती है नहीं और मुस्कुराती रहती है क्योंकि जाओ उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। फिर वो उसे घर लेकर आता है और कहता है अभी तुम ड्रंक हो, हम कल बात करेंगे। पर वो उसे टाइटली पकड़कर जाने से मना करती है। सो वो उसे कमरे में सुलाने ले आता है और जियांगमू उसके लिप्स को प्लेफुली टच करती है। अगले दिन सभी न्यू ईयर मनाकर वापस आ गए होते हैं और जियांगमू जब सोकर उठती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो सोचती है ये मैंने क्या किया, कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने ये सब ड्रिंक करने की वजह से किया। हाँ मुझे थोड़ी तो चढ़ गई थी पर मैंने जो भी किया वो अनजाने में नहीं था। फिर वो जाओ को मैसेज करती है और वो उसे गैरेज बुलाता है पर खुद किसी काम से गया हुआ होता है। वो उसे उसका इंतजार करने को कहता है। लेट इतनी हो जाती है कि सारे मैकेनिक्स काम करके चले भी जाते हैं। फिर जिनजाओ आता है और मुंह हाथ धोने के लिए अंदर चला जाता है। वो उसके पीछे आती है और ऑकवर्ड होकर टीवी देखने लगती है। वो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। वो बोलती है नहीं, जिसपे वो कहता है अगर तुम्हें पिछली रात के किए पे अफसोस हो रहा है तो अब भी देर नहीं हुई। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों अफसोस करूं। तो वो उसे अपनी माँ का दिया हुआ पेंडेंट देता है और कहता है कि उसकी लाइफ में लोग आते जाते रहे हैं, उसने भी कभी उतना नहीं सोचा, लेकिन अब जो कमिटमेंट करेगा तो वो इसे बहुत ही सीरियसली लेगा, यहाँ तक कि उसे भी अपना माइंड चेंज करने नहीं देगा। जियांगमू खुशी के मारे कहती है कि आज वो घर वापस नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी और मी जुआन से कह देने के घर पे राउटर नहीं चलता इसीलिए वो यहाँ पे वाईफाई के लिए रुक रही है। जाओ उसके कभी खत्म न होने वाले बहाने पे हंसता है और उन्हें कॉल लगाकर बोल देता है कि मोमो आज नहीं आएगी। फिर अपने और उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। वो टेस्ट करके बोलती है ये तो मीठी है, जिसपे वो बोलता है मैं तुम्हें कड़वी चीज कभी नहीं दूंगा। फिर देखता है उसके लिप्स पे कुछ कॉफी लग गई तो वो उसे किस करके साफ करता है। दूसरे दिन घर वापस आकर जियांगमू सोचती है जाओ को कुछ देर पहले ही देखा लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत याद आ रहा है। सो वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वो बस उसका नाम कह रही होती है और वो थोड़ी देर में आ भी जाता है। जियांग उसे यहाँ देखकर पूछते हैं तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है आप ही ने कहा था आपको गेम के पॉइंट्स रिडीम करने में मेरी मदद की जरूरत है। वो कहते हैं हाँ पर मेरे मोबाइल पे चार्ज नहीं है। सो वो जब चार्जिंग कर रहे होते हैं तब जिनसाओ किचन में आता है और उसके पीछे मोमो। वो कहता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा था। ये सुनकर जियांगमू जानबूझकर अंगूर गिरा देती है और जब जाओ उसे उठाने जाता है तो वो भी नीचे झुककर उसे किस कर लेती है। वो जब उसे फोरहेड पे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तब जियांग जाओ को आवाज लगाते हैं। वो उनके विनिंग पॉइंट्स रिडीम कर देता है जिसे वो एक्सचेंज करके राइस मंगवा सकते हैं। जब जा रहा होता है तो जियांग बोलते हैं कभी आकर घर पे खा लिया करे, वो उसके लिए उसी चावल से कुछ मजेदार बनाएंगे। जिनसाओ जब बाहर जाता है तो मैसेज करके जियांगमू को बालकनी बुलाता है और कार की ट्रंक खोलता है जिससे बहुत सारे बलून्स निकलकर आसमान की ऊंचाइयों पे जाने लगते हैं। ये देखकर मोमो को याद आता है कि उसने जाओ को बचपन में कहा था कि उसे क्लाउड हाउस देखना है उसके साथ और उसने उसे वादा भी किया था जो आज वो निभा रहा होता है। ये देखकर जियांगमू इमोशनल हो जाती है। एक रोज जब घर पे कोई नहीं होता तब जाओ आता है और जियांगमू को एप्रन पहनाता है क्योंकि उसे खाना बनाना था। कुक करते वक्त जिनजाओ उसे गाइड कर रहा होता है लेकिन जब वो केचप डालने जाती है तो वो कुछ ज्यादा ही स्क्वीज हो जाता है और जाकर जाओ के टी शर्ट पे लग जाता है। तो वो उसे चेंज करने अंदर आता है। जियांगमू भी पीछे से आती है उसके बॉडी देखने के लिए, लेकिन जब वो मुड़ता है तो अपनी आंखें बंद करके ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ देख ही नहीं रही। जिनजाओ उसे बोलता है ये पहनने में उसकी हेल्प करे। इसे चेंज करते टाइम माहौल रोमांटिक सा बन जाता है और जाओ उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सब बाजार लेकर वापस आ जाते हैं और किचन इतना मेसी देखकर सोचते हैं ये किसने कर दिया। जियांगमू को आवाज लगाते हैं और शिन भी अपना टैबलेट लेने उसके रूम में जा रही होती है पर मोमो जल्दी से लाइट ऑफ कर देती है। तो मी जुआन कहती है कि वो जरूर सो रही होगी। अंदर जियांगमू जाओ को छुपने के लिए बोलती है। वो कहता है मैं अपने ही घर में क्यों छुपूं। उसके पास एक आइडिया होता है। वो लाइट्स ऑन कर देता है
ये देखकर शिन कमरे की ओर बढ़ती है और जाओ को निकलता हुआ देखती है। जब जियांगमो बाहर आती है तो मेजुआन पूछती है, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? जिनजाओ कहता है कि लाइट्स बिगड़ गया था, उसी को ठीक कर रहा था। फिर वो उसे खाने पे रोक लेते हैं और लंच करते समय मेजुआन अपने हस्बैंड से कहती है कि पहले जिनजाओ घर पे नहीं आया करता, पर जब से जियांगमो आई है तब से इसे अक्सर घर पे देखते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये बचपन में भी ऐसे ही थे, हमेशा साथ साथ रहा करते। जिस पे शिन जियांगमो से पूछती है, तब तो आप जरूर भाई को बहुत पसंद करती होंगी, इसलिए तो जब ये एक रोज घर पे नहीं आए थे तो आप रो रही थी। मेजुआन रोने की वजह पूछती है तो वो जाओ को देखकर बताती है कि वो लेटर्स देखकर रोई थी जो आर्चरी टारगेट के पीछे से मिला। फिर वो जाओ के पैर को अपने पैर से मारकर तंग करने लगती है। शीन अपने स्टेप भाई को बोलती है साथ बीच चलने के लिए। उसकी माँ कहती है हाँ क्यों नहीं, बहुत दिन हुए हम सब फैमिली को साथ इकट्ठा हुए। जाओ भी जाने के लिए हामी भर देता है और जियांगमो को टीज करने के लिए उसके स्लीपर लात मारकर बाहर फेंक देता है। अगले दिन सभी यॉट पे आते हैं और चियांग फैमिली गैदरिंग की खुशी में मेजुआन से अपना शराब का बोतल मांगते हैं, पर वो नहीं देती और कहती है रात के टाइम साथ में पियेंगे ना। उसके बाद सब मछली पकड़ने लगते हैं, लेकिन चियांग को छोड़कर किसी के हाथ कुछ भी नहीं आता। उसी दौरान मेजुआन जाओ को सॉरी कहती है उस पे इतने सालों तक ध्यान न देने के लिए और पूछती है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। वो कहता है कोई नहीं है, जिस पे वो बोलती है और वानचिंग की बेटी, उसका नाम क्या था? जियांगमो कहती है वानचिंग। वो कहती है तुम्हें तो सब पता है, पर वो है कैसी? वो जवाब देती है कि वो बहुत ही अच्छी और हॉट है। मीजुआन जाओ से पूछती है तो तुम्हें इस तरह की लड़की पसंद आती है? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर मेजुआन बोर होकर सबसे यॉट के थिएटर रूम चलने को कहती है, पर जाओ मना कर देता है। जियांगमो भी कहती है कि उसे नाना से चैरिटी परफॉर्मेंस के सिलसिले में वीडियो कॉल करना है। सो वो लोग चले जाते उन्हें वहीं छोड़कर। जब जियांगमो नाना से बात करके वापस आती है तो जाओ उसके पास आने की कोशिश करता है। तभी मीजुआन और शिन के इसी तरफ आने की आवाज सुनकर पानी में कूद जाता है। मीजुआन मोमो को पानी के किनारे देखकर पूछती है यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है बस खुली हवा खाने आई थी। उनके जाने के बाद जाओ वापस आने लगता है, पर इस बार शिन आ जाती है और जियांगमो को 2 आइसक्रीम देती है। उसे तो समझ नहीं आता है कि उसने उसे 2 आइसक्रीम क्यों दी है, पर जाओ यॉट के ऊपर आकर बोलता है कि शिन भले ही छोटी है पर सब समझ आता है उसे, ये दूसरा वाला उसने उसे दिया है। कुछ दिन बाद मोमो गैरेज आती है और जाओ को पीछे से हक करती है। तभी सनलाई आ जाता है तो ऐसे दिखाती है जैसे वो उसके सफेद बाल तोड़ रही हो, पर उसे यह कुछ ऑड सा लगता है। उसके जाने के बाद जाओ यांग को अपने लिए कोकोनट वाटर लाने और गोंगजी को कार के पार्ट्स खरीदने के बहाने से भेज देता है। इवन उन्हें आराम से खा पी कर आने को बोलता है और फिर अंदर आकर जियांगमो के साथ रोमांस करने लग जाता है, पर वो कहती है डॉगी देख रहा है, तो जिनजाओ उसके मुंह पे कपड़ा उड़ा देता है। दोनों किस कर रहे होते हैं और तभी सनलाइट की नजर उन पे पड़ जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर उन्हें बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से वो चला जाता है। शाम तक जियांगमो जाओ के साथ बीच आई होती है मेटियोर शावर देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार उसने ये मिस कर दिया था, इस बार नहीं करना चाहती। उसके वेट करते टाइम जाओ उसे स्ट्रॉबेरी देता है खाने के लिए और खुद भी खाता है, पर जियांगमो के मुंह से लेकर वो भी मूड में आ जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी टूटता हुआ तारा दिखता है। वो उसे रोक कर विश मांगने को कहती है, पर वो बोलता है कि उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। दूसरे दिन वो जाओ को अपने चैरिटी परफॉर्मेंस की आईडी फोटो खींच देने को बोलती है। उसके बाद टाइमर लगाकर अपनी और उसकी साथ में फोटो भी लेती है। फिर आ जाती है चैरिटी परफॉर्मेंस की बारी। वो डांस कर रही होती है और नाना उसे रिकॉर्ड करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद दोनों खाने पीने के लिए आते हैं, जहाँ पे जियांगमो की नजर जाओ पे पड़ जाती है, जो किसी ग्रुप के साथ बैठा हुआ था और हाथ एक लड़की के कंधे पे। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और जब जाओ की नजर उस पे पड़ती है तो वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे जाने लगता है, तब उससे वही शख्स टकराते हैं जो उसे बाजार में देख रहे थे, जो असल में ऑफिसर लू है। वो इशारे करते हैं तो वो वापस लौट जाता है। यहाँ जियांगमो का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। यहाँ जाओ उस ग्रुप के जाने के बाद ऑफिसर लू से मिलता है और कहता है जिस शख्स को वो ढूंढ रहा है वो आज नहीं आया था, पर उसने जो होटल बुक किया है उसका एड्रेस वो उन्हें दे देगा। वो कहते हैं तुम कुछ बदले हुए से लग रहे हो, क्या हमारे बीच हुआ एग्रीमेंट अब भी वैलिड है या नहीं? उसने कहा कि उसने जो भी वादा किया है उसे निभाएगा जरूर। फिर वो जियांगमो के इंतजार में मोहल्ले के आसपास रहता है, क्योंकि वो अपना फोन स्विच ऑफ रखी हुई थी। उसे आता देख उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे हर्ट करने पे बहुत मारती है और साथ रोती भी जाती है। सो वो उसे हक करके कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है,
तभी मीजुआन उन्हें देख लेती है। घर वापस आकर जियांगमू उन्हें इस बारे में उसके डैड से छुपाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि वो नहीं बताएंगी, हालांकि वो जाओ की बेहतरी चाहती है और उन्होंने देखा भी है उसमें पॉजिटिव चेंजेस जियांगमू के आने के बाद से, और उन्हें बस उसकी खुशी चाहिए। उन्हें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन डर है कि शायद जियांगमू की माँ कभी इससे रजामंदी ना दे। फिर वो उसे कहती है कि वो प्रिटेंड करेंगी कि आज उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वहीं सानलाई जिनजाओ को सलाह देता है मोमो को सब कुछ सच बता देने के लिए। आज इत्तेफाक से उसने उसे देख लिया, आगे भी ऐसे इत्तेफाक हो सकते हैं, पर वो कहता है कि वो इस मामले को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। जिस पे वो उसे बोलता है तुम उसे ना बताकर अपने लिए ज्यादा परेशान कर रहे हो। वो हर पल इसी टेंशन में रहेगी कि ना जाने तुम किस खतरे में हो। तुम अभी बस अपने बारे में सोच रहे हो, उसके नहीं। कभी उसके नजरिया से भी देखो। जाओ बोलता है तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम जियांगमू को मुझसे ज्यादा जानते हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्या करना है ये मैं समझूंगा। वहीं जब जियांगमू गैरेज आती है तो वांगचिन को बाहर पाती है, जो उसे बोलती है जिनजाओ से कहे कि वो जिस अलायंस के साथ इन्वॉल्व हो रहा है उनसे दूर रहे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो जियांगमू को बता रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो जियांगमू की बात जरूर सुनेगा। सो वो अंदर आकर जाओ से बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या काम कर रहे हो, पर मुझसे वादा करो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखोगे। अगर ये पैसों के लिए है तो मेरी माँ जो नानजिंग का घर सेल कर रही है वो तुम्हारे लिए काफी होंगे। वो कहता है कि वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा। फिर वो नहाकर जब वापस आता है तो जियांगमू कहती है क्या ये अलायंस वही है जिसके लिए तुमने वो पैकेज रेस के दौरान उठाया जब मैं तुम्हें नेविगेट कर रही थी। वो पूछता है तुम्हें ये सब के बारे में वांजिंग ने बताया। वो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्या ये वही है। वो कहता है हाँ, और इत्मीनान दिलाता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी वो ये सब बहुत ही जल्द छोड़ने वाला है। वो पूछती है कब। वो कहता है 2 हफ्तों के अंदर। फिर जिनजाओ रूठे सनलाई को मनाने आता है, जो तालाब के पास बैठा मछली पकड़ रहा था। जाओ से अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और बोलता है कि वो जियांगमू को सही वक्त आने पे सब सच बता देगा। सनलाई कहता है कि उसके डैड अपनी फैमिली से अपनी प्रॉब्लम्स छुपाते हैं और कहते हैं कि वो ये सब सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा है अपनी माँ को दिन रात टेंशन में। सो वो नहीं चाहता कि जाओ भी उसके डैड जैसे बन जाए। अगले दिन वानचिंग गैरेज आती है जियांगमू से पूछने क्या जाओ माना। वो कहती है उसने वादा किया है वो ये सब 2 हफ्तों में छोड़ रहा है, जिसपे वो बोलती है कि इन 2 हफ्तों में भी वो खतरे में पड़ सकता है। तभी अंदर से सबके परेशान होने की आवाज आती है। पता चलता है जब जाओ और बाकी सब काम कर रहे थे तब किसी ने गैरेज के पिछले हिस्से में उसके रखे हुए कार को तोड़ दिया। उसे लगता है ये जरूर वानजी गैरेज वालों का काम है, इसलिए वानचिंग को देखते ही उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, पर वो बोलती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो उसका बुरा कभी कर नहीं सकती। जिस पे वो चिल्लाकर उसे यहाँ से दफा हो जाने को बोलता है। वो कहती है ठीक है, अब से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी, तुम जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ सानलाई से कहता है मोमो को चियांग के घर छोड़ देने, और जियांगमू को बोलता है कि वो यहाँ पे सब संभाल लेगा। उसको भेजवा कर खुद आता है हेजांग के पास। गुस्से में लालू से जोर का थप्पड़ लगाता है। वहीं जियांगमू बाजार में फिर से ऑफिसर लू को देखती है। उसे याद आता है कि ये तो वही है जो पिछली बार गैरेज में जाओ से बात करते दिखे, फिर मार्केट में, लेकिन जिनजाओ ने उस दिन उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसे शक होता है जरूर जाओ के खतरनाक काम का लेना देना इसी शख्स से है। सो वो उनका पीछा करती है पर खो देती है। तभी वो उसे खुद अप्रोच करते हैं और पूछते हैं उन्हें फॉलो करने की वजह, लेकिन वो डरी होती है कुछ भी बोलने से। तभी पानकाई पे नजर पड़ती है और वो भागकर उसके पास जाती है जो सब्जी ले रहा था। ऑफिसर लू जाओ को बताते हैं कि जियांगमू उसका पीछा कर रही थी, सो वो उसे हैंडल करने के लिए बोलते हैं। साथ ही ये भी कि मॉडर्न ड्रेस में उसे अपने अपोनेंट हिजांग को हराना ही होगा। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जाओ ने डिसाइड किया जियांगमू को सब सच बताने का। तो उसने गैरेज वापस आकर कहा कि वानशिंग ने अपने ड्राइवर के एक्सीडेंट के बाद उसे उनकी तरफ से रेस में उतरने को बोला था, पर उसने मना कर दिया। फिर शिन की हार्ट डिजीज की वजह से पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने पुराने कार खरीद कर मॉडिफाई किया और बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उस कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। उसी गिल्ट में उसने 2 साल बहुत मेहनत किया। फिर बाद में पता चला कि वान तोयोंग ने गाड़ी में छेड़छाड़ की थी और इल्जाम उस पे लगा दिया, तो उसने वानजी गैरेज छोड़ दी। उसी दौरान ऑफिसर लू ने उसे अप्रोच किया, जो एंटी स्मगलिंग ब्यूरो से है। उनकी टीम एक बड़े केस में लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने उसकी मदद मांगी स्मगलिंग के पूरे ग्रुप को पकड़वाने में। लेकिन अलायंस वाले बहुत चालाक हैं, बाहर वालों को एक्सेस मिलना मुश्किल था, इसलिए रेसिंग में अच्छे पॉइंट्स लाकर ही उनके नजर में आ सकता था। पर वानचिंग को लग रहा है कि वो ग्रज में ये सब कर रहा है और अब ये झगड़ा अलायंस वालों के सामने है।
इसलिए उसे सॉल्व करने के लिए जाओ और वान के आदमियों के बीच रेस होगी। ये सब वो ना सिर्फ मिशन के लिए बल्कि अपना नाम साफ करने के लिए भी कर रहा है। उसे कार के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है एक रिपेयर शॉप जहाँ पे वो अपनी गाड़ी सही कर सके। जियांगमो इसके लिए जाओ को पानकाई के रिपेयर फैक्ट्री लेकर आती है, जहाँ वो उसे मैकेनिक मिस्टर रेन से मिलाता है, जो जाओ को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी मदद खुले दिल से करना चाहते हैं। फिर दोनों कार्स की रिपेयरिंग के सिलसिले में डिस्कशन करते हैं और अगले दिन से अपने कार को वहाँ रिपेयर करना वो शुरू कर देता है। साथ में उसके मैकेनिक यांग और गोंगजी भी होते हैं। एक रोज जब सानलाई उनके लिए खाना ला रहा होता है, तब एक सफेद कार उसका पीछा करते हुए फैक्ट्री तक आ जाती है। वहीं जाओ पानकाई को पर्सनली थैंक्स भी कहता है। फिर सानलाई जब जियांगमो के साथ वहाँ से जा रहा होता है, तब भी वो कार उनका पीछा करने लगती है, जिसमें 2 आदमी होते हैं। इवन जब सानलाई पेट शॉप में होता है, तब वो लोग बाहर से उस पर नजर रखे हुए होते हैं। वहीं जाओ और बाकी देर रात तक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। जियांगमो सबके लिए लेट नाइट स्नैक्स लाती है और वो भी गाउन पहनकर, और जाओ उसे देखकर नजरें नहीं हटाता। फिर ताजी हवा खाने बाहर आता है और जियांगमो उसका इशारा समझकर उसके पीछे आती है। जाओ पूरा मूड में होता है और उसके क्लोज आने लगता है। मोमो पूछती है क्या वो उसके साथ नानजिंग जाना चाहता है। वहाँ जाकर वो एक गैरेज खोल सकते हैं या फिर एक कॉफी शॉप माउंटेन फूट पे फीनिक्स ट्रीज के पास। जब उसका पत्ता गिरेगा तो उनका डॉगी लाइटनिंग उसके साथ खेलेगा और ये उन्हें खुशी देगा। वो कहता है कि वो कुछ दिनों में इसका जवाब देगा। फिर जाओ उसे किस करने लग जाता है और पानकाई ये सब देख लेता है और कहता है तुम दोनों तो रिलेटेड हो ना, पर उनके लुक्स देखकर बोलता है कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। कार ठीक होने के बाद जाओ मोमो को कहीं दूर लेकर आता है डेट पे। साथ में वो बस्किंग देखते हैं। जाओ उसके लिए फायर क्रैकर्स जलाता है और उसे फाउंटेन पेन गिफ्ट पे देता है। वो दोनों किसी रिजॉर्ट पे रुकते हैं, जहाँ पे जाओ उसकी चुपके से स्केच बनाता है, लेकिन वो पकड़ लेती है और उसे अच्छे से दिखते हुए ड्रॉ करने को बोलती है। फिर वो लोग वापस लौट आते हैं। एक रोज सानलाई को व्हाइट कार वाले आदमी लोग किडनैप कर लेते हैं। जाओ उन्हें उसे ले जाते हुए देख लेता है। वहीं किडनैपर्स ने सानलाई को उसके डैड के कर्ज ना लौटाने के बदले उठाया और पैसे उससे मांगते, तभी जाओ अपनी कार से उन्हें ओवरटेक कर लेता है। दोनों आदमियों को बहुत मारता और सानलाई को बचा लेता है। उसे याद आता है कैसे स्कूल टाइम पे वो हमेशा अपना शूलेस खुला छोड़ देता था, इसलिए ताकि इसे बांधने के चक्कर में बाकी उसे अकेले छोड़कर चले न जाए। सो एक रोज जब उसे कुछ लोग उसके डैड के जुए के पैसे की वजह से परेशान कर रहे थे, तो जाओ ने उसे बचाया और पूछा शूलेस खुले छोड़ने की वजह। उसने जब बताया कि उसे पीछे रह जाने का डर रहता है, तब जाओ ने कहा कि वो हमेशा उसका वेट करेगा। अभी जाओ सानलाई के डैड के कर्ज के बारे में जानने के बाद उसके पैसों की मदद करने की बात करता है, पर वो बोलता है कि तुम जैसा भाई होना ही बहुत बड़ी बात है। पर वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है। सो अगले दिन तक अपने सारे सेविंग किए पैसे, जो अभी भी कम पड़ रहे थे, लेकर उन आदमियों के पास जाता है। और जब जिन जाओ पैसे लेकर उसके पेट शॉप आता है, तो उसका नोट देखता है जिसमें लिखा था कि वो अपने डैड को लेने जा रहा है। सो वो ऑफिसर लू से मदद मांगता है और बताता है कि उसका दोस्त अभी खतरे में है। वहीं सानलाई उन्हें पैसे देकर अपने डैड को छोड़ देने को बोलता है, लेकिन वो ये गिनने लगते हैं। तो वो अपने पॉकेट से छुरी निकालकर धमकाता है उसके डैड को छोड़ देने, वरना अच्छा नहीं होगा। पर वो उसे बहुत मारने लगते हैं। तभी जाओ आता है और उनसे फाइट करता है, पर एक आदमी उसे सानलाई की गर्दन पे चाकू रखकर धमकाता है कि यहीं पे रुक जाने। तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। सानलाई अपने डैड पे गुस्सा करता हुआ कहता है, आखिर ये जुआ करने से क्या मजा मिलता है? आपने इसी चक्कर में हमारा घर हार दिया, माँ भी चली गई, और क्या चाहते हैं आप? वो दिन जाओ के साथ जा रहा होता है, लेकिन वो उसे समझाता है ऐसे अपने डैड को छोड़ना सही नहीं होगा। उसे भी उनके लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो कार से निकलकर उन्हें सहारा देता है। जाओ गैरेज में अपनी कार से फायर क्रैकर से भरी बॉक्स व्हाइट कार में शिफ्ट करता है, ताकि रेस के दौरान उसकी कार लाइट वेट रहे। तभी जियांगमू का ऑर्डर दिया सामान आ जाता है, जो उसने जाओ के लिए मंगवाया था। उसमें स्पेस रॉकेट का लेगो सेट होता है, जिसे वो उसके साथ फ्यूचर में बनाना चाहती है। फिर वो देखते हैं लाइटनिंग पूरा गंदा होकर बाहर से आ रहा है। सो वो उसे नहलाकर उसकी ग्रूमिंग करते हैं। जियांगमू उससे पूछती है, अगर हम दोनों कभी अलग हो गए तो तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मॉम के साथ या फिर डैड के साथ? तभी जाओ की नजर मोमो के कपड़े पे पड़ती है, जो डॉगी को साफ करते समय गंदे हो गए थे। सो वो उसे ये बदल लेने को बोलता है। वो उससे पूछती है क्या पहनूं, तो वो अंदर आकर उसके लिए ड्रेस चूज करने लगता है, पर उसके फिगर को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने लग जाता है। रात में सोते समय जियांगमू जाओ के होने वाले रेस के लिए फिक्र में होती है। वो पूछती है किस टाइप का रेस होगा। वो कहता है ऑब्स्टिकल्स रेस। पर फिक्र मत करो, ऑफिसर लू ने मुझे मैप और लोकेशन भिजवा दिया है। जिसपे वो बोलती है भिजवा दिया है मतलब
क्या तुम्हारे अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर लू के और भी लोग हैं? वो कहता है हाँ, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए है। हम एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। देर रात में जियांगमो के सोने के बाद वो बाहर आकर यही सोचता रहता है कि बस एक बार ये सब खत्म हो जाए और उसका नाम क्लियर हो जाए, तब वो जियांगमो को ओपनली परसू कर सकेगा। वो अपने गुजरे हुए माँ बाप से ब्लेसिंग्स मांगता है कि इस रेस में वही जीते। अगली सुबह वो जियांगमो को उठाकर कहता है कि उसे कुछ काम से जाना होगा, पर वो उसे जाने नहीं देना चाहती, तो उसे प्रॉमिस करता है कल उसे डेट पे ले जाएगा। गैरेज से निकल रहा होता है तब लिंसू आता है और उसे रेसिंग गियर देता है जो फायर प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट है। जाओ को नहीं लगता कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी, पर लिंसू बोलता है ये अंडरग्राउंड रेस होने वाला है, कोई इमरजेंसी टेक्निकल टीम नहीं होंगे, तो प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है। वहीं जियांगमो उदास नजर आती है क्योंकि उसने भाप लिया है कि आज ही ऑब्स्टिकल रेस होने वाला है। सो वो जाओ को कॉल लगाकर उसके वादे की याद दिलाती है कि उसको उसे कल डेट पे ले जाना है। अगर उसने वादा तोड़ा तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी। वो शाम तक पलके बिछाए जाओ के आने के इंतजार कर रही होती है। तभी सानलाई आता है उसे कंपनी देने के लिए। उतने में वहाँ एक कार आती है जो यान फांग की होती है। वो जियांगमो को अपने साथ ले जाने को आया होता है ऑफिसर लू के कहने पे, क्योंकि जाओ तक वो लोग रिच आउट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मालूम पड़ा है कि अलायंस को भनक लग गई है कि उनके बीच कोई अंडरकवर एजेंट छुपा हुआ है। इसलिए अगर जाओ ने उसका दिया हुआ रूट फॉलो किया तो वो पकड़ा जा सकता है। ये सुनते ही जियांगमो उसके साथ चल देती है। सानलाई उसे अकेले छोड़ना नहीं चाह रहा था, पर अलायंस में आउटसाइडर्स को आना मना है, सो वो कहता है कि वो पीछे से आ रहा है। माउंटेन टॉप पे पहुंचकर यांगफिंग उसे यहाँ से अकेले जाओ के पास जाकर सब बताने को बोलता है। वहीं जिन जाओ रेसिंग ट्रैक पे आ पहुंचा है और हिजांग उसे कहता है कि ये रेस वही जीतेगा। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है। यहाँ जियांगमो को रास्ते में सानलाई मिल जाता है जो उसे कार में बैठने को कहता है। वो ड्राइविंग करती है और जब आगे जाती है तो वान के आदमी और उनकी बेटी चिंग होते हैं। वहाँ जिन भी होता है जो जियांगमो को देखकर पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है जाओ की जान खतरे में है, हमें इस रेस को रोकना होगा। तो वो उनके साथ अपनी बाइक में जाने लगता है, पर वान के आदमी उन्हें आगे जाने नहीं देते क्योंकि रेस किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। सो वो चिंग को रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि जाओ को खतरा है, लेकिन उसे जाओ की बात का इतना गुस्सा होता है कि वो उसे ऐसे नहीं जाने देती। तो जियांगमो से मनाने के लिए कहती है कि वो जाओ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो जो बोलेगी वो करने को तैयार है। सो वो उसे घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करने को कहती है और मोमो बिना सोचे फौरन से झुक जाती है। उसकी जाओ के लिए इस तरह का प्यार देखकर वांचिंग उसे जाने दे देती है और वो जिन और सानलाई तीनों जल्दी से स्पीड में निकलते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। रेस कब की स्टार्ट हो गई होती है। जाओ और हिजांग में बराबरी का मुकाबला होता है। जियांगमो एक ब्रिज के पास रुक जाती है और सानलाई को फायर क्रैकर्स निकालने को कहती है और जैसे ही कार्स आता देखती है तो उसे ये जलाने को बोलती है। जाओ ये देखकर समझ जाता है कि आसपास जियांगमो है जो उसे कुछ बताना चाह रही है, पर तभी वान चिंग उसके कार के ब्रेकिंग सिस्टम को रिमोटली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे उसके कार का ब्रेक नहीं लगता और वो एक क्लिफ से जा टकराता है और एक्सप्लोजन के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। ये देखकर जियांगमो शॉक के मारे बेहोश हो जाती है। वहीं चियांग टीवी पे कार के एक्सप्लोजन की खबरें देखते हैं। वहाँ रेस्क्यू टीम्स तलाशी कर रही है, पर विक्टिम अब तक नहीं मिला। सो वो जाओ के नंबर पे बार बार कॉल लगाते हैं, पर लगता नहीं। वहीं जियांगमो को जब होश आती है तो वो गैरेज में होती है। सानलाई कॉल पे जाओ को हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इवन फ्यूनरल हॉल में भी ढूंढने को कह रहा होता है और उसे घर जाकर जाओ का इंतजार करने को बोलता है, क्योंकि पुलिस वाले विक्टिम के फैमिली को ही सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। घर पे वो दरवाजा खोले दिन रात जाओ के इंतजार में नजरें बिछाए बैठी होती है, पर वो नहीं आता, ना ही उसकी कोई न्यूज आती है। मीजुआन भी उसकी हालत देखकर घबरा रही होती है। वो दोबारा से गैरेज आती है सानलाई से पूछने क्या उसे कोई न्यूज मिली। वो बोलता है हर जगह पता लगा लिया, पर कुछ हाथ नहीं आया। वो उसकी हालत देखकर उसे थोड़ा खाने को बोलता है और कहता है तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी तभी तुम उसे ढूंढ पाओगी। वो रोते हुए जल्दी जल्दी खाने लगती है, यहाँ तक कि खाना उसके गले में अटक भी जाता है। सानलाई उसकी ऐसी हालत देखकर डबल टेंशन में आ जाता है।